वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग मैराथन क्लास का 10वां वीडियो देखेंगे। मैराथन क्लास में टोटल 100 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न जीके जीएस से होते हैं। सभी को पता है फ्रेंड्स कि बिहार कांस्टेबल का एग्जाम है जो आपका कितना 14 और 21 मार्च का होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, मात्र 13 दिन समय बचा हुआ है फ्रेंड्स। जिनका जिनका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हुआ है फ्रेंड्स, वो 10 तारीख को और 11 तारीख को, ठीक है, 10 मार्च और 11 मार्च को पटना में जाकर के वो बनवा सकते हैं, जिनका नहीं डाउनलोड हुआ है किसी कारणवश से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास अब बहुत कम समय है, तो एक रणनीति की तरह पढ़ाई करें फ्रेंड्स। देखिए मैं लाइव क्लास भी आ रहा हूँ, उसके बाद में मैराथन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। और आपका हिंदी का भी बीच बीच में मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ फ्रेंड्स, अंग्रेजी का भी दे रहा हूँ, मैथ का भी दे रहा हूँ, सभी का मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। सभी का पीडीएफ भी मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट का, फुल प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया हूँ। आज भी मैं 2 करवाऊंगा फ्रेंड्स। तो जो टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के उसे ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स, ठीक है। और मेरी वेबसाइट का नाम आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, GKmastermind.com। उस पर जाकर के पढ़ें, उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, और ये तो गूगल में सर्च करके जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल क्या है? भारत की पहली सचल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है, भारत की पहली सचल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स किस राज्य या केंद्र शासित में प्रारंभ की गई है? सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गोवा में किया गया है, ठीक है। क्या नाम है उसका फ्रेंड्स? आपका पहली सचल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला फूड सेफ्टी ऑन हिल्स, गोवा में शुरू किया गया है। सवाल नंबर 2 को देखें कि वर्तमान पटना पहले किस नाम से विख्यात था? वर्तमान पहला है जो किस नाम से विख्यात था, इसका राइट आंसर गेस करते चलिएगा आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पहले पटना को कुसुमपुर या पुष्पपुर भी कहा जाता था, अजीमबाद भी कहा जाता था, पाटलिपुत्र भी कहा जाता था। इससे एक सवाल बनता है, पाटलिपुत्र नगर, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो उदयीन को दिया जाता है या उदयीन को दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पाटलिपुत्र का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो उदयीन को जाता है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, छोटा नागपुर में प्रारंभ स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो देखिए छोटा नागपुर में प्रारंभ स्तर पर अर्थव्यवस्था जो आधारित थी फ्रेंड्स, वो आपका वनों पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 फ्रेंड्स कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? सब सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार बता चुके हैं, गेस करते चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5, मधुबनी किस लिए विख्यात है? तो देखिए मधुबनी है जो आपका चित्रकला के लिए विख्यात है बिहार का फ्रेंड्स। 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकला के लिए मधुबनी विख्यात है। सवाल नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम कहे थे, A.O. ह्यूम ने किया था। देखिए A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। हर्मिट मतलब क्या? साधु, यानी शिमला का साधु भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो आपको A.O. ह्यूम को कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे फ्रेंड्स। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी, ठीक है, बोमेश चंद बनर्जी दे इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। चलिए अगला सवाल को लेते हैं 7 नंबर, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और रद्द कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। दोनों याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 8 को देखते, वंदे मातरम गीत लिखा है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसकी गायन अवधि कल भी बताया था, आज भी मैं आप लोग को रिवीजन कराता हूँ फ्रेंड्स। वंदे मातरम जो गीत है इसका गायन अवधि कितना है? तो आपका 65 सेकेंड, 65 सेकेंड यानी 1 मिनट कितना फ्रेंड्स? 5 सेकेंड में गाया जाता है। जबकि राष्ट्रगान जन गण मन कितना? 52 सेकेंड में गाया जाता है। चलिए तो सवाल था वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। सवाल नंबर 19 को देखिए, पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो कब हुआ था लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन फ्रेंड्स? 9 का बी हो जाएगा, 1929 में हो जाएगा। सवाल नंबर 10, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। तो कौन कौन थे फ्रेंड्स? तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक में आपका भगत सिंह थे। इसमें आपका भगत सिंह थे फ्रेंड्स, चंद्रशेखर आज़ाद थे, उसके बाद में आपका सुखदेव थे, साचिंद्र नाथ थे। ये सभी मिल करके आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के
स्थापना किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे फ्रेंड्स, तो आपका भगत सिंह थे, यानी सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी अंबेडकर जी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो कौन कौन थे, तो एक भगत सिंह के साथ साथ याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद भी थे और सुखदेव थे और सचिंद्र नाथ भी थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक में। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कर्तव्य की, बहुत सिंपल सा है फ्रेंड्स 11 का, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सवाल नंबर 12 को देखें, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना का मांग करने वाला प्रस्ताव, यानी पाकिस्तान प्रस्ताव पारित कब, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 1940 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 12 का राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी होगा, 1940 में। सवाल नंबर 13 को देखते हैं कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, किसके लिए। 13 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये आपका अछूतों के लिए बनाया गया था। याद रखिए किसके लिए, तो अछूतों के लिए, क्योंकि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए, अछूतों के लिए। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, अछूतों के लिए बनाया गया था। सवाल नंबर 14 को देखिए, सवाल नंबर 14 कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो देखिए इसके बारे में 2-3 जिक्के जो बन रहा है फ्रेंड्स, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो सभी को याद कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जहां पर मेरा जो माइंड में एक्स्ट्रा चाहिए आता है मैं बताते चलता हूं, आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, इससे क्या आपका रिवीजन होगा। तो भारत सरकार अधिनियम ने समाप्त क्या क्या था, तो सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया था। अब देखिए सवाल कहां से पूछा जाएगा कि प्रांत में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो प्रांत में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था और समाप्त हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया था। प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था 1935 में। 1919 के द्वारा क्या हुआ था, आपका लागू हुआ था, फिर समाप्त किससे हुआ था, 1935 के से हुआ था। अब पूछेगा फ्रेंड्स कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी, तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना आपका यही भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी प्रांत में समाप्त किया फ्रेंड्स और केंद्र में लागू किया। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी। 15 का राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स CR दास। ठीक है, CR दास यानी चितरंजन दास, चितरंजन दास जिसे देश बंधु भी कहा जाता है। 1922 ईस्वी में जब गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपका CR दास ने ही किया था। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्या क्या मैं बताया फ्रेंड्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, किसके लिए, आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा CR दास किए थे। CR दास को देश बंधु भी कहा जाता है फ्रेंड्स, और ये 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। चलिए, तो देश बंधु तो आप लोग को कहते हैं, CR दास को दीन बंधु किसे कहते हैं, दीन मतलब क्या होता है, गरीबों का बंधु। ये CR दास वो देश के भाई हो गया फ्रेंड्स, ये दीन मतलब गरीब होता है, गरीब का बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। सवाल नंबर 16 को देखें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था, कब किया था, तो 1942 में पास किया था ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 17 को देखते हैं, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। बहुत अच्छा सवाल, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी, 1943, 21 अक्टूबर 1943 में की गई थी। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 18 को देखिए, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, गेस करें फ्रेंड्स, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, सवाल नंबर 18 का। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, JB कृपलानी भी थे, यानी आपका जयप्रकाश नारायण है जो आपका चंपारण से नहीं थे, संपूर्ण क्रांति का इन्हें जनक कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जयप्रकाश नारायण है जो नहीं थे चंपारण आंदोलन से संबंधित। सवाल नंबर 19 को देखते हैं, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे, तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स। चलिए, तो ये आपका बिहार के किसान आंदोलन थे, इससे संबंधित थे। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे। 19 का सी। सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके हम बताएंगे फ्रेंड्स। कह रहा है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा किसका था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा
सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था ये भी मैं बताता हूँ। आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि 12 मार्च, कितना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी मार्च शुरू किया था। ये डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी साबरमती से दांडी यात्रा शुरू किए थे फ्रेंड्स। और 6 अप्रैल, कितना, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक का कानून को तोड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं नमक कानून तोड़े थे और वहीं से सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ था बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन, एक हिस्सा किसका था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 20 का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सवाल नंबर 21 को देखते हैं कि इटली के पुनर्जागरण के समय निम्नलिखित में से कौन लेखक थे, तो दांते सबको पता है फ्रेंड्स। इटली का जो पुनर्जागरण हुआ था, पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स, तो इटली में हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो कवि थे, इसे लेखक कौन थे, तो दांते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 22 को देखते हैं। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, किस पे रोक लगाई थी फ्रेंड्स, तो एक खूटी भूमि व्यवस्था पर। ठीक है, ये भूमि से संबंधित जो विवाद था उस पर रोक लगाई थी। 22 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1908 में छोटा नागपुर कास्त अधिनियम पारित किया गया था। ये क्या रोक लगाया था, कास्त अधिनियम, तो ये आपका खूटी भूमि व्यवस्था पर। यानी सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 23 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 23 आपका है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल ने ऐसा कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने, सरदार पटेल ने कहा था। सवाल नंबर 24 को देखते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी। बहुत अच्छा सवाल। तो 24 का होगा 1934 में हुआ था, याद रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी, तो 1934, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 63, सवाल नंबर 24 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 24 का तो बी हो गया फ्रेंड्स आपका, कितना, 1934 में। सवाल नंबर 35 को देखते हैं, 25 को देखते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2011 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, के नेतृत्व किया था। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में हो सकता है पूछ दिया जाए आपको कि जो बिहार है जो फ्रेंड्स आपका उड़ीसा से अलग हुआ था, इसमें किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी फ्रेंड्स। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ। ठीक है, घोषणा किया गया था 1911 में, हालांकि अलग हुआ था 1912 में। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर ए 25 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखिए। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है फ्रेंड्स, तो किसका, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और ये बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 27, गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो एक गल्फ स्ट्रीम में जो कहा है, महासागरीय धारा है। 27 का महासागरीय धारा है। और एक कैसा है, ठंडा है कि गर्म है, तो इसको ट्रिक से याद रखिएगा। ग से गल्फ स्ट्रीम, और ग से क्या होता है, गर्म। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से याद रखिए। तो गल्फ स्ट्रीम बैठ जाता है फ्रेंड्स। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है, कहाँ, और एक महासागरीय जल धारा है। सवाल नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम गर्म। अगला सवाल को देखते हैं कि भारत के किस द्वीप को कोरल द्वीप कहा जाता है। तो कोरल द्वीप किसके कहा जाता है, लक्षद्वीप को कहा जाता है फ्रेंड्स। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है आपका, तो अरब सागर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है, और बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स, स्वर्ण खनन के, स्वर्ण और हीरा के लिए आपका जोहान्सबर्ग विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए, जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, जो स्वर्ण और हीरा के लिए है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, स्वर्ण खनन के लिए जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। अगला है फ्रेंड्स आपका पिग्मीज, पिग्मी निवासी कहाँ है। तो पिग्मी देखिए फ्रेंड्स, पिग्मी आपका पड़ता है मुख्य रूप से आपका मध्य अफ्रीका में। ठीक है, मध्य अफ्रीका में
यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा मध्य अफ्रीका का आपका कांगो बेसिन। कांगो बेसिन का नाम सुनेंगे आप लोग फ्रेंड्स, तो पूछा जाता है कि पिग्मीज निवास कहाँ है, तो अगर देश पूछेगा फ्रेंड्स तो आपका अफ्रीका हो जाएगा, मध्य अफ्रीका हो जाएगा। और मुख्य रूप से किस स्थान का, पार्टिकुलर स्थान का अगर पूछता है तो कांगो बेसिन में निवास करते हैं। पिग्मीज जनजाति है जो अफ्रीका के कांगो बेसिन में निवास करते हैं। तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 आपके सामने है कि वान द्वीप कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। वान आइलैंड ये कहाँ पड़ता है, आपका मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। वान द्वीप है जो आपका कहाँ पड़ता है, तो मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। देखिए मन्नार की खाड़ी में मुख्य रूप से देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका मन्नार के खाड़ी में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से टोटल 21 द्वीप है, ठीक है, जिसमें आपका फ्रेंड्स रामेश्वर द्वीप स्थित कहाँ पड़ता है, तो मन्नार के खाड़ी में पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो वान द्वीप कहाँ स्थित है, मन्नार के खाड़ी में हो गया। रामेश्वर द्वीप कहाँ स्थित है, आपका मन्नार की खाड़ी में। और एक जो टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल पूछा जाता है तुतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है, या तुतीकोरिन द्वीप, तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, आपका ये भी मन्नार की खाड़ी में पड़ता था, जरूर याद रखिएगा। रामेश्वर द्वीप, तुतीकोरिन हो गया, वान हो गया, सभी है जो आपका कहाँ मन्नार की खाड़ी में। तो तुतीकोरिन वाला जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ पड़ता है, तो मन्नार की खाड़ी में। बंदरगाह है वो तुतीकोरिन, वो कहाँ पड़ता है, तो मन्नार की खाड़ी में। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, कौन सा काल में हुआ है। 32 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केंजोइक काल में हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण केंजोइक काल में हुआ है। अगला सवाल फ्रेंड्स देखिए, सवाल नंबर 33, रेगुर का नाम क्या है। बहुत बार देखिए आ रहा है फ्रेंड्स घुमा फिरा करके, रेगुर को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी है जो आपका कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है आपका, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। तो सवाल नंबर आपका 33, सवाल नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 में प्रदान किसे किया गया था, तो बजरंग पुनिया और दीपा मलिक 19 दोनों को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दीपा मलिक को और बजरंग पुनिया को भी। और 2020 में किसे किसे मिला फ्रेंड्स, उसका भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जैसे क्रिकेटर के रूप में आपको बताए थे रोहित शर्मा को भी मिला है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड पहले कितना था फ्रेंड्स, 7.5 लाख था, 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 25 लाख कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था, तो 1991-92 देता है फ्रेंड्स, याद रखिए 91-92 में हुआ था। चलिए उसके बाद में अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपया दिया जाता था, अभी इसकी राशि बढ़ा करके कितना कर दिया, तो 15 लाख कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, कितना 15 लाख। 1961 में इसका शुरुआत हुआ था। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, ताकि क्या है कि बार बार रिपीट करने से ही आपको सदा के लिए याद होता है, परमानेंट मेमोरी में जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वेबसाइट पर जाकर के एक बार पढ़ लिए तो ऐसा नहीं, जाकर के उसे बार बार पढ़ें, 10 मिनट भी जाए, 15 मिनट 20 भी जाए, वहाँ पर बार बार अगर एक सेट को देखिएगा लगातार, अगर 15 दिन देखिए फ्रेंड्स, आपका देखिए तैयारी का तरीका ही बदल जाएगा, ठीक है। 15 दिन अगर देखते हैं तो सभी आपका माइंड में छप जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, वेबसाइट पे दिया हुआ है, गूगल में जाएं, gkmastermind.com सर्च करें फ्रेंड्स, वहाँ पढ़ें। और उसका लिंक भी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उस पर बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर के जरूर पढ़ें। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, कावेरी जल विवाद, 35 नंबर सवाल, कावेरी जल विवाद किससे किससे है, तो पहले भी बता चुका हूँ, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 35 का। सवाल नंबर 36 को देखिए, गारो जनजाति, गारो खासी जयंतिया, पहले बहुत बार बता चुके हैं। देखिए तो जो भी प्रश्न बताएं फ्रेंड्स, सवाल सभी टच कर चुका हूं मैं, और अभी 15 दिन में सब कर दूंगा। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, हो वो प्रश्न है, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ करीब करीब सभी है। जैसे गारो जनजाति, गारो खासी जयंतिया सबको बताए थे, तो इसका जो राइट आंसर का होगा 36 का डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ये बिहार पुलिस की तैयारी करा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या ग्रुप डी में काम करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बात का बिल्कुल माइंड से हटा दें, आप बिहार पुलिस तैयारी करें, बिहार दरोगा तैयारी करें, आपका एसएससी तैयारी करें, जीके जीएस सब में कॉमन होता है। अगर आप बिहार पुलिस में इतनी मेहनत से पढ़े हैं तो यही आपका मेहनत रंग लाएगी फ्रेंड्स, आपका कोई भी कंपटीशन है उसमें जीके जीएस का लेवल अधिक हो जाएगा। तो सिर्फ वीडियो के थंबनेल पर अगर बिहार पुलिस लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसका मतलब नहीं कि ये सिर्फ बिहार पुलिस के लिए है, ये जीके जीएस सभी में कॉमन होता है। क्या नहीं पूछा जाता है, गारो खासी जयंतिया रेलवे में पूछा गया है कि कहाँ निवास करते हैं, तो मेघालय में करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम आने वाला है, तो ये सब अभी रटते चले फ्रेंड्स, बाद में जो स्पेशल मैं कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी का भी कराऊंगा, फायरमैन का भी कराऊंगा, लेकिन ये सब आपका सभी में काम करेगा। ये मन से निकाल लें फ्रेंड्स कि ये सिर्फ बिहार पुलिस के लिए ही है।
तो देखिए गारो जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो आपका मेघालय, गारो, खासी जनजाति, तीनों याद रखिएगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 37 को देखिए, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस पे, सतलज नदी पे है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या पूछता था, भाखड़ा नांगल है जो कैसा बांध है और कहाँ है, किस नदी पे, लेकिन अब पूछता है फ्रेंड्स कौन कौन सा राज्य का, थोड़ा सा डीप पूछता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना किसका, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों के, याद रखिएगा, सतलज नदी पे। चलिए सवाल नंबर 38 को देखते हैं, कोंकण रेलवे जिन राज्यों से होकर गुजरती, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए आपका रेलवे का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बिहार पुलिस के प्रैक्टिस शीट में दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, जीके जीएस सभी जगह कॉमन होते हैं। 38 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। याद रखिएगा कोंकण रेलवे है जो जिन राज्यों से गुजरती है, तो महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक से गुजरती है। चलिए सवाल नंबर 39 को देखिए, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। तो देखिए बिहार की जो सुमेश्वर श्रेणी है सॉरी, वो आपका पारसनाथ, राजमहल, खड़गपुर, ये सभी से क्या है, नई है, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका कि बिहार की सुमेश्वर श्रेणी क्या है, तो राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी से नहीं, अर्थात पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी और खड़गपुर पहाड़ी सभी से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 40 को देखें, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, ठीक है, तो देखिए बिहार में जो दामोदर नदी प्रवाहित होती है, एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। सवाल नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, एक भ्रंश घाटी से बहती है। सवाल नंबर 41 को देखें, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वर्णाच्छिद प्रतिशत कितना है, तो बहुत बार बता चुके 7.7% है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है बिहार में। 42 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बरौनी में, ठीक है। अब बरौनी में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, वो भी पूछा जाता है। तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया, तो बरौनी। 42 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 43 को देखिए, मूरी, बहुत अच्छा, मूरी जो कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, जाना जाता है। तो देखिए मूरी झारखंड में आपका एल्युमिनियम प्लांट है, ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर 43 का भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा किसके लिए है, तो एल्युमिनियम के लिए आपका फेमस है। सवाल नंबर 44 को देखें कि बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन कौन सा है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों के माध्यम से होता है। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करिए। तो देखिए सूर्य मंदिर आपका बिहार में कहाँ पड़ता है, देव में पड़ता है। देव, देखिए देव एक यह जगह का स्थान का नाम है जो आपका औरंगाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है, औरंगाबाद जिले के देव नामक स्थान पे आपका सूर्य मंदिर पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बिहार में अगर जो देव मंदिर के बारे में पूछा जाए तो आपका कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, औरंगाबाद जिले के कहाँ, देव नामक स्थान पे सूर्य मंदिर होता है फ्रेंड्स बिहार में। तो सवाल नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव। देव कहाँ पड़ता है, औरंगाबाद में, याद रखिएगा। सवाल नंबर 46 को देखिए, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आप लोग को सभी को पता होगा कौन है, ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल है। देखिए इससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता, हो सकता पूछ दिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश का है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कहाँ के रहने वाले थे, तो पुर्तगाल के रहने वाले, ठीक है, कहाँ के, पुर्तगाल के, जहाँ का वास्को डी गामा था, ठीक है, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, ये भी जरूर याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कहाँ के रहने वाले, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का हुआ था, तो 24 अक्टूबर, याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। यही कारण है कि 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, एंटोनियो गुटेरेस कहाँ का रहने वाला है, जो आपका पुर्तगाल का रहने वाला है और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 47 को देखिए, एमर्सन मनांगावा राष्ट्रपति हैं। देखिए एमर्सन, याद रखिए एमर्सन मनांगावा कहाँ के राष्ट्रपति हैं, सवाल नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। अगला फ्रेंड्स 48 नंबर सवाल को देखें कि आपका अग्नि नाम जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, तो सवाल नंबर 48 का राइट आंसर भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल का नाम है जो अग्नि है। अग्नि का नाम आप लोग सुने होंगे। सवाल नंबर 49 को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ है, चलिए इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड का कहाँ, हेग में पड़ता है ना। सवाल नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो 15 होती है। याद रखिएगा ध्यानपूर्वक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। और इनके कार्यकाल कितना वर्ष का होता है फ्रेंड्स, तो 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना, 15 होती है। इसका कार्यकाल कितने होते हैं, 9 वर्ष के होते हैं। दोनों को जरूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित कहाँ है, तो द हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है। तो इसका ये 15 टोटल संख्या न्यायाधीश का और 9 वर्ष का कार्यकाल, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 50 को देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है फ्रेंड्स, तो सभी को पता है संयुक्त अमेरिका में है ना। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त अमेरिका में आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वही है। सवाल नंबर 51 को देखें, दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था। 51 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल मंडेला ने किया था। अगला सवाल को लेते हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है। देखिए इसमें नहीं दिया है, बदल गया है, पुराना क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आप लोग को पता होगा अभी कि जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोरिस जॉनसन है ना। बोरिस जॉनसन है जो आपका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इसके पहले आपका थेरेसा मे थे, ठीक है। तो अभी पूछा जाए वर्तमान में फ्रेंड्स, तो आपका बोरिस जॉनसन होंगे, ठीक है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोरिस जॉनसन है। चलिए सवाल नंबर 53 को देखिए, कुष्ठ रोग जीवाणु, ठीक है, लिप्रोसी बैक्टीरियस की खोज किसने किया था, हेंसन ने किया था फ्रेंड्स। हेंसन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कुष्ठ रोग के जीवाणु का खोज कर रहा है, ठीक है। कुष्ठ रोग के जीवाणु जो है उसका पता सर्वप्रथम किसने किया था फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 54 को देखिए, वर्तमान सितंबर 2019 से बिहार के गवर्नर कौन है, तो क्या है फ्रेंड्स, अभी फागू चौहान है। अब फागुन का महीना भी आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखें, फागुन का महीना भी आ रहा है। फागू चौहान अभी वर्तमान में क्या है, बिहार का गवर्नर यानी राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल अभी कौन है, तो फागू चौहान है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। सवाल नंबर 56 को देखें, मद्रास का नया नाम क्या है। 56 का सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा भी प्रश्न है जो लेवल है जो मिडिल क्लास का है फ्रेंड्स, ठीक है, मीडियम का है। आपका 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चेन्नई का हो जाएगा, मद्रास का। सवाल नंबर 57 को देखिए, किन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है 57 का। तो देखिए अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जाता है, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए ध्वनि, ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो साउंड है ध्वनि है जो आपको किस तरंग में गमन करती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग में गमन करती है। अनुप्रस्थ तरंग में कौन करता है, तो प्रकाश गमन किस में करता है, तो अनुप्रस्थ तरंग में। तो दोनों को याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होंगे, भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 59 को देखिए, खमेर रूज तानशाही दल, ठीक है, कहाँ का है, खमेर रूज तानशाही दल कहाँ का है, तो ये आपका कंबोडिया का है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा खमेर रूज तानशाही दल कहाँ का है, तो आपका कंबोडिया का है। सवाल नंबर 60 को देखते हैं कि प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं। सभी जानते हैं फ्रेंड्स, चुप्पू आंदोलन का नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, फटाफट आप लोग गेस भी करते चलिए, रिवीजन भी करते चलिएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण विषाणु नहीं है। चलिए इसका जवाब दे फ्रेंड्स, तो विषाणु किसके कारण होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस होता है जो विषाणु से नहीं होता है। याद रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक रोग। बाकी पोलियो, जुकाम और रैबीज ये सभी होते हैं जो फ्रेंड्स किससे होता है, तो आपका वायरस से होता है, विषाणु से होता है। जबकि तपेदिक है जो आपका बैक्टीरिया से होता है ना, तपेदिक। करेक्ट आंसर 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। रैबीज के टीके का खोज किसने किया था, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो लुई पास्चर ने रैबीज के टीके का खोज किया था, ये कर गया। और पोलियो का किसने खोज किया था, जॉन सॉल्क ने किया था, ठीक है। तो पोलियो के टीका का जॉन सॉल्क ने किया था, रैबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने किया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या था, देखिए एक प्रश्न ऐसा जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग जरूर रखिए कौन सा रोग है जो विषाणु से होता है, कौन सा जीवाणु से होता है। इससे तो 1-2 प्रश्न आपका पक्का फिक्स आएगा। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखें। देखिए ज़्यादा स्टडी करने से, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से फ्रेंड्स आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और आप वो सब टॉपिक आप क्लियर करके जाइएगा। हूबहू क्वेश्चन आजकल नहीं मिलता है फ्रेंड्स, शायद क्वेश्चन हूबहू मिलता है, क्वेश्चन वही रहता है, उसको घुमा करके पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 62 को देखते हैं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आईफा द्वारा वर्ष 2018-19 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया था। 2018 और 19 का बहुत अच्छा सवाल है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुनील छेत्री को घोषित किया गया था, ठीक है, किसको, सुनील छेत्री को। सवाल नंबर 63, मधुमक्खियों पर प्रयोग की जाती है, ठीक है, मधुमक्खियों का पालन किसमें होता है फ्रेंड्स, आपके एपीकल्चर, सभी को मेरे ख्याल से पता होगा इसका। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों पालन किया जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट का हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सभी को इसका भी कल्चर का भी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं, नीरज चोपड़ा कौन से खेल में पारंगत थे। नीरज चोपड़ा 64 का, तो ये देखिए क्या थे फ्रेंड्स, आपका भाला फेंक में एथलेटिक्स थे ना।
तो सवाल नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा कौन सा खेल में पारंगत है? तो एथलीट यानी भाला फेंक में पारंगत है। अगला सवाल 65 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, वीमेन डे, ठीक है, नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा रहा है, क्या मैं नहीं बताऊँ? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए घुमा देता है क्वेश्चन को, उसी को थोड़ा सा मॉडरेट कर देता है, पूछने का तरीका हो जाता है। जैसे वीमेन डे यानी नारी दिवस भी बोल देगा फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नारी दिवस बोल रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही यानी वीमेन डे हुआ और नारी डे हुआ। तो 65 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या वीमेन डे या नारी दिवस मनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 66 को देखते हैं कि 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? ठीक है, सवाल नंबर 66 का राइट आंसर होगा आपका हरिद्वार में। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार में मनाया गया था। 66 का सी हो गया। चलिए सवाल नंबर 67 को देखते हैं। सवाल नंबर 67 आपका है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 67 आपका है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है कि कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पहले किसका सलाह लिया जाता है? तो सवाल नंबर 67 का वहाँ के राज्यपाल के लिया जाता है, यानी गवर्नर। गवर्नर मतलब क्या होता है? राज्यपाल होता है ना। तो सवाल नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका गवर्नर का सलाह लिया जाता है। सवाल नंबर 68 को देखिए। सवाल नंबर 68 है, समान विमाओं वाला युग्म है, समान बीमाओं वाला युग्म कौन सा है? 68 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कार्य बल और आघूर्ण। काल्य बल और आघूर्ण सामान्य बीमाओं वाला युग्म है। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 69 को देखें, कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? ठीक है, सार्क का बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा इसका? अफगानिस्तान जो है इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सभी है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि एम द्रव्यमान के पिंड का पी है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? सवाल नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा P²/2m हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 71 को देख, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? चलिए फटाफट, बहुत अच्छा सवाल है। तो कावेरी नदी आपका 3 राज्यों से मुख्य रूप से हो गया फ्रेंड्स, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से होकर के गुजरते हैं। यानी सवाल नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो सवाल नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। सवाल नंबर 72 को देखें, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी, मदर टेरेसा का जन्मभूमि कहाँ की निवासी थी? ये सवाल भी बहुत बार बताया हूँ फ्रेंड्स, मदर टेरेसा कहाँ की निवासी थी? अल्बानिया की निवासी थी। 72 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स आपका कि सलमान रश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? सलमान रश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? सवाल नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, आयतुल्लाह खुमैनी ने फतवा जारी किया था। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 74 को देखिए फ्रेंड्स कि इजराइल देश का निर्माण किया गया था किसके लिए? 74 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यहूदियों के लिए। इजराइल का देश का निर्माण किस लिए कराया गया था फ्रेंड्स? तो यहूदियों के लिए, ठीक है। अगला सवाल है, हुडको का अर्थ क्या होता है? हुडको का अर्थ क्या होता है? तो 75 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। हुडको ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है, हुडको का अर्थ होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? पढ़ाया हुआ सवाल है फ्रेंड्स, आपका 9वां मंडल है जो आपका सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का। अगला सवाल 77 नंबर सवाल, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषनी का नया नाम क्या है फ्रेंड्स? आप लोग बताइए, किस नदी का पुराना नाम पुरुषनी है? ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसका जवाब हम कमेंट में आप लोग करके बताइएगा फ्रेंड्स। इसका जवाब अगर आप लोग देते हैं फ्रेंड्स तभी समझेंगे, आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो इसका जरूर बताइएगा। पहला तो देख ले कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी। पुरुषनी है जो किसका पुराना नाम है, यानी पुरुषनी का नया नाम क्या है, ये आपको जवाब देना है। सवाल नंबर 78 को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक साम्राज्य सम्मिलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? 78 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। 78 का सी, श्रीलंका जो इसमें सम्मिलित है। बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सभी है जो अशोक के साम्राज्य क्षेत्र में सम्मिलित था। आपने तो सवाल नंबर 79 को देखें, करा गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसमें देखिए
जो इतिहासकार हैं उनमें ही कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें 2 आंसर बताते हैं, लेकिन इसका आंसर जो बता रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, उपज का छठा भाग। लेकिन फ्रेंड्स यूनानी विवरण में क्या लिखा है, 1/4 भाग लिखा है, ठीक है। यूनानी विवरण का उल्लेख में 1/4 भाग लिया जाता था भू राजस्व के रूप में, किंतु गुप्त काल के जो विधि शास्त्र है, जो गुप्त काल का विधि शास्त्र है तथा जमीन के सौदे के मामले में वहाँ कितना बताया गया है फ्रेंड्स, तो आपका 1/6 बताया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर की में आपका ऑप्शन नंबर बी दे रहा है फ्रेंड्स, आप लोग भी इस पर थोड़ा डिस्कस देख लीजिएगा। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बता रहा है 79 का, यानी कितना 1/6 भाग। चलिए सवाल नंबर 80 को देखते हैं कि तबाकत ए नासिरी का लेखक कौन था। 80 नंबर सवाल, तबाकत ए नासिरी का लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 का मिनहाज अस सिराज लिखे थे। अलवाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो आद हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अ से अलवाई और अ से अलादीन खिलजी। अलवाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो अलादीन खिलजी ने। बैठ जाता है ना, अलवाई दरवाजा अलादीन खिलजी, इस तरह से याद कर लें, ठीक है। हुमायूंनामा की किसने लिखा है फ्रेंड्स, चलिए गुलबदन बेगम, सबको मेरे ख्याल से ये सही मारेंगे। अगला सवाल को लेते हैं, 83 नंबर सवाल, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था, सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, 83 का राइट आंसर शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स आपका, अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किससे की थी, तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान से। अगला है फ्रेंड्स आपका 1857 के विद्रोह नेतृत्व बिहार में किसने किया था। एक क्वेश्चन तो करीब करीब सभी सेट में सभी परीक्षा में पूछा जाता है, सब सही मार्क आते हैं फ्रेंड्स, 20 का होगा ना, कुंवर सिंह ने किया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अभी हम लोग देखे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 87 को देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। अभी मैंने देखा था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, तो 1911 में रद्द हुआ था। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स 88 को, कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो देखिए कौन थे, कल ही बताया था फ्रेंड्स, दीनबंधु मित्र लिखे थे। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 89 को देखते हैं, कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे। तो आपका चंपारण में ना। सवाल नंबर 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, कि प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में पूछा जा रहा है मगध साम्राज्य का, तो सवाल नंबर 90 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 90 का। 91 का देखें, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ये भी पढ़ाया हुआ सवाल है, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का श्रेय उदयन को जाता है, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 92 को देखें, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये आपका बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देखते हैं 93, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत अच्छा सवाल है, इसका गेस करें फ्रेंड्स। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए में बाबा रामचंद्र, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में रामचंद्र शुक्ल और डी में रफी अहमद किदवई। राइट आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी राजकुमार शुक्ल, ठीक है। इन्हीं के आपका आगरा पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे और वहां से प्रथम बार सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किए थे। राजकुमार शुक्ल एक किसान थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सभी को पता होगा कहाँ हुआ था, 94 का, तो कुंडग्राम में ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और देखिए महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, उनका जो निर्वाण प्राप्त हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावापुर में, याद रखिएगा। 95 को देखिए फ्रेंड्स, की सुलह ई कुल, ठीक है, सुलह ई कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 95 का राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा। याद रखिए, सुलह ई कुल का सिद्धांत का प्रतिपादन अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए सवाल नंबर 96 को देखें, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है, तो सभी को पता है फ्रेंड्स H2SO4, ठीक है। क्या होता है H2SO4, H2SO4 को क्या कहते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 97, एक पिकोग्राम बराबर होता है कितना के बराबर होता है, पिको। 97 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 98, बहुत अच्छा सवाल, दूध उदाहरण है किसका। 98 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, दूध का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूध है जो एक इमल्सन का उदाहरण है। चलिए दूध में जो सफेदी है किसके कारण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। दूध में जो सफेदी होता है केसिन के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। अब जब दूध में पीलापन आ जाता है तो उसमें किसकी मात्रा आ जाती है, कैरोटीन की मात्रा आ जाती है। तो दूध एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, तो आपका इमल्सन का उदाहरण है। और दूध का सफेदी होता है किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो आपका ये
केसिन के कारण होता है। 99 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत का अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? सभी जाते हैं CFC क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन, यानी 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये बार बार पूछा जाता है, सबको यह पता भी है। फिर है कि आपका निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा का तो जानवे करते हैं हेमाटाइट और मैग्नेटाइट होता है फ्रेंड्स, यानी 100 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए फ्रेंड्स, मोटा मोटी अच्छा मीडियम क्लास का क्वेश्चन था, अच्छा था, एग्जाम बेस्ड था। इस टाइप का भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपको हार्ड ही पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हार्ड क्वेश्चन आप लोग सही बना के आइएगा, और जो साधारण क्वेश्चन है उस पर आप उसका प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देके जाते हैं, तो क्या होता है एग्जाम में कन्फ्यूज होते हैं, और जो ईजी क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स उसी को आप गलत करके आते हैं। तो आपको फ्रेंड्स कौन सा प्रश्न, देखिए एक बात और मैं बताना चाहूँ, कोई कहते हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्वेश्चन कोई ईजी और हार्ड नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप जानते हैं तो आपके लिए ईजी हो गया, नहीं जानते तो ये हार्ड हो गया, सिंपल सी बात है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आसान और हार्ड नहीं होता है। जिसको अगर जो नहीं पता है फ्रेंड्स कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, उसके लिए वो क्वेश्चन हार्ड हो गया। जिसको ये नहीं पता है फ्रेंड्स कि दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, ये अगर नहीं पता तो उनके लिए हार्ड हो गया। ठीक है, तो दूध से दही का बनना कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो जिनको नहीं पता उनके लिए हार्ड होगा ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आपको थोड़ी देर के बाद में फ्रेंड्स हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करा जाएगा, और आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। उसमें मैं अभी टिक कर, देखिए फ्रेंड्स पीडीएफ बनाने में भी टाइम लगता है, उसको टिक करना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है, उसके बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ, तो समय का तो अभाव हो ही जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स 2-4 दिन में जितना भी तक पढ़ाया हूँ मैराथन वीडियो का, सभी का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूँ। और फ्रेंड्स मैं एक जो तरीका बताया कि वेबसाइट पे जाकर के एक ही सेट को प्रत्येक दिन देखिए, एक सेट बहुत सारा सेट है तो सबको देखते रहिएगा, तो उससे आपका रिवीजन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।